नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 यानी कि इन्हेंसिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। आपका EPC का फुल फॉर्म होता है। इसके यूनिट 2 की हम बात करेंगे। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है समकालीन कला, समकालीन कलाकार। आप सभी को ज्ञात होगा हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार सीरीज को पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हमने कई कलाकारों के बारे में जिक्र किया, जिनमें से अधिकतर कलाकार बंगाल शैली के जुड़े हुए हैं, बंगाल स्कूल से जुड़े हुए हैं। और आज हमने जिन कलाकार का चयन किया है उस कलाकार का नाम है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज भी थे, ये भी एक बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। और बंगाल शैली के आज हम इस अंतिम कलाकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बंगाल शैली के जो राम किंकर बैज थे, ये आपके सीरीज का अंतिम आर्टिस्ट है, अंतिम कलाकार हैं जो बंगाल शैली के हैं। इसके बाद के जितने वीडियो आएंगे उसमें हम बंगाल शैली से इतर यानी कि अभी वर्तमान शैली में जो कलाकार हैं उनके जीवन पर चर्चा करेंगे, उनके जीवन में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं राम किंकर बैज के बारे में। ये आपको दो ईस्वी जो है याद रखना है, 1910 एंड 1980। यानी कि 1910 ईस्वी में राम किंकर का जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। आप यदि और डिटेल में याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं 20 मई 1910 ईस्वी को राम किंकर का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1980 को। तो ये डेट आप याद रखेंगे, इसको नोट आउट कर लीजिए। जब भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, समकालीन कलाकार के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। जब हम राम किंकर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जन्म जो हुआ है 20 मई 1910 को हुआ था। बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास एक गांव है जिसका नाम है जुग्गीपारा। आपको याद रखना है राम किंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के जुग्गीपारा में राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। आप सभी को ज्ञात होगा कि बंगाल में या बंगाली में भाई को दादा बोला जाता है। उसी तरह राम किंकर बैज को जो है शांति निकेतन में, चूंकि इनका नाम था राम किंकर बैज, तो इनका उपनाम हो गया था किंकर दा। इनको जो है शांति निकेतन में किंकर दा के नाम से पुकारा जाता था। ये भी आप याद रख सकते हैं, इनको जो है किंकर दा, किंकर दा के नाम से जो है इन्हें पुकारा जाता था बंगाल में शांति निकेतन में। जैसे कि मैंने ये कहा था इनका जन्म जो है बांकुरा शहर में हुआ था, बांकुरा शहर के जुग्गीपारा गांव में हुआ था। इसीलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा है, वो बांकुरा शहर में ही हुई। बांकुरा शहर में रहने के दरमियान ही इनके अंदर कला की रुचि जागृत हुई। जब यह प्रारंभिक शिक्षा के लिए बांकुरा शहर में रह रहे थे, वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, तो उस पढ़ाई के दरमियान ही इनके अंदर कला की रुचि जागृत हुई, यानी कि ये कलाकृतियाँ का निर्माण करने लगे। इनकी प्रतिभा को सर्वप्रथम सबसे पहले आप एक याद रखेंगे 1925 यानी कि 1925 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना और कला की शिक्षा हेतु इन्हें शांति निकेतन के कला भवन में भेज दिया। यानी कि आप सभी जानते होंगे जब कोई छात्र कला में रुचि रखता है या कला के पीछे वो पागल रहता है, कला में उसका ज़्यादा मन लगता है, तो कोई एक ऐसे व्यक्ति आते हैं, कोई ऐसे उसके ज़िंदगी में फरिश्ता का आगमन होता है जो कि उसे एक सही रास्ते पर पहुंचा देते हैं। कुछ यही हाल हम यहाँ देख रहे हैं कि राम किंकर बैज के साथ हुआ, क्योंकि राम किंकर बैज को कला के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, कला के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं था। वो तो बस उनके अंदर रुचि थी जो प्रारंभिक शिक्षा के दरमियान ही उनके अंदर दिखने लगे थे। तो उनकी कला को 1925 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना
और इनकी कला की शिक्षा हेतु शांति निकेतन के कला भवन में भेज दिया, जहां नंदलाल बसु जैसे कला विशेषज्ञ के सानिध्य में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। यानी कि आप कह सकते हैं कि राम किंकर बैच के कला गुरु नंदलाल बसु थे। नंदलाल बसु के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप सभी ने भी देखा होगा। नंदलाल बसु बिहार के मुंगेर जिले के कलाकार थे, यानी कि बिहार के वो मुंगेर के आपके मुंगेर जिले से बिलोंग करते थे और शांति निकेतन में उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो नंदलाल बसु के शिष्य के रूप में हम यहाँ राम किंकर बैच को देखते हैं। यानी कि जब राम किंकर बैच शांति निकेतन में नामांकन कराए, शांति निकेतन में गए, तो वहाँ उनकी मुलाकात कला गुरु नंदलाल बसु से होती है और नंदलाल बसु के सानिध्य में रहकर उन्होंने कला शिक्षा अपनी पूर्ण की। शांति निकेतन का जो जीवन था उस समय आदर्शमय, सरल और उल्लास से परिपूर्ण था। वहाँ शिक्षा के दौरान आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने हेतु उन्होंने धन अर्जित करना शुरू कर दिया। यानी कि राम किंकर बैच जब शांति निकेतन गए तो शांति निकेतन में वहाँ पर उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। यानी कि उन्हें पैसे की भी प्रॉब्लम वहाँ पर हुई, पैसे की समस्या हुई पढ़ाई करने के दरमियान। इसके लिए उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया, धन अर्जित करना शुरू कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि राम किंकर बैच ने खुद से कमा करके, यानी कि सेल्फ स्टडी की, उन्होंने खुद से अर्निंग की है, तब अपनी पढ़ाई की है। वो कमाते भी थे और उसके बाद से अपनी फीस भी अदा करते थे और कला का अध्ययन भी करते थे। ये शांति निकेतन का उस समय जो था, उस समय महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपने छात्रों के बीच रहते थे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कला से प्रेरित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना की थी। उसी कला डिपार्टमेंट में, उसी कला विभाग में आपके राम किंकर बैच की भी पढ़ाई चल रही थी। तो महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपने छात्रों के बीच रहते थे और उनसे उनका क्या था, उदारपूर्ण प्रभाव सभी छात्रों पर पड़ता था। आप सभी जानते होंगे, जब एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतर कवि, एक बेहतर कलाकार अपने छात्रों के साथ रहता है, छात्रों के साथ घुल मिल कर रहता है, तो जो उसका व्यवहार है, जो उसका नेचर है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसके छात्रों के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि उसके व्यवहार से, उसके एक्टिविटी से उसके छात्र भी लाभान्वित होते हैं, यानी कि छात्र भी उससे लाभ लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वे उस समय का दौर था जब राम किंकर के साथ भारत के महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर भी साथ रहते थे। तो आप ये समझ सकते हैं, राम किंकर बैच को नंदलाल बसु जैसे कला गुरु तो मिले ही, और साथ ही साथ महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का भी साथ ही न मिला। तो इनके अंदर कला का जो गुण है स्वाभाविक था कि फूटना ही था, क्योंकि ये चीज़ें होती है, आप जिसके सानिध्य में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिनको आप गुरु बनाते हैं, उसका गुण आपको प्राप्त होता ही है। इसीलिए कहा गया है, जब भी मित्र बनाए या जब भी गुरु बनाए तो बहुत सोच समझकर बनाए। और एक गुरु को यदि मित्र बना लेते हैं तो आपके भाग्य में जो है, आपके जीवन में जो है सफलता प्राप्त होती ही है। जैसा कि आज हम राम किंकर बैच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राम किंकर बैच को नंदलाल बसु जैसे गुरु मिले, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर रह करके शांति निकेतन में उन्होंने अपनी कला साधना पूर्ण की। और हम आगे जानेंगे कि राम किंकर बैच चित्रकार तो थे ही, वो चित्रकला का निर्माण तो करते ही थे, साथ ही साथ उन्होंने मूर्ति कला भी सीखी और उन्होंने इन दोनों विद्याओं का पूर्ण विकास करके अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कार्य किया। उन्होंने क्या किया, हर काम किया। यानी कि वो चित्र भी बनाते थे एवं मूर्ति भी बनाते थे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके जो राम किंकर बैच हैं वो चित्रकार तो है ही, चित्रकार के साथ साथ एक कुशल मूर्तिकार भी है। आप राम किंकर बैच की सफलता का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि उनका मानना था कि वो कहते थे, राम किंकर बैच का कहना था
कि एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए, यदि आप एक बेहतर मूर्तिकार बनना चाहते हैं तो एक कलाकार को यानी कि आपको स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, स्वयं सांचे में ढालना चाहिए, पत्थर या लकड़ी लोहा काटना पड़े तो काम आपको खुद से करना चाहिए, तारों से कुश्ती लड़ना चाहिए इत्यादि जितने भी कार्य हैं, जब तक वह हम स्वयं नहीं करते हैं तब तक उसका कला में विकास होना कठिन है। इससे आप अपने लाइफ की तुलना कर सकते हैं, यानी कि आप जब महाविद्यालय में आए हैं, बीएड कॉलेज में नामांकन कराए हैं, बीएड कोर्स आप चुन लिए हैं, यानी कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक आप कब बन सकते हैं बेहतर? जब हम हर कार्य हम स्वयं से करेंगे, यानी कि जितना भी चीज़ें आपको क्लास में बताई जा रही है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, सबको आप अच्छे से पूर्ण करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जब तक इसे आप पूर्ण नहीं करते हैं तब तक आप बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जैसे एक कलाकार को होता है, एक कलाकार क्या करता है? अपना सारा काम वो स्वयं से करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। उसी तरह आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो एक शिक्षक बनने के लिए सर्वगुण संपन्न आपको होना चाहिए, हर विद्या का, हर फील्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कब होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, आप अध्ययन करेंगे और अपना पूरा ध्यान आप एक जगह केंद्रित रखेंगे। चीज़ें क्या होती है, अधिकतर बार देखा गया है कि प्रशिक्षु हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि वो क्या करें। वो बीएड भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बाकी सारे कोर्स भी कर रहे हैं, यानी कि वो अपना ध्यान कई जगह बांट लेते हैं, जिस वजह से समस्या क्या होती है, उन्हें सफलता मिलने में परेशानी होती है, सफलता मिलने में देर होता है। सफलता मिलने में देर इसलिए होता है क्योंकि वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करेंगे, एक कोर्स पर केंद्रित करेंगे, तो निश्चित ही आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। और जब आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे तो आपका भाग्य जो है, आपका आगे का भविष्य जो है उज्जवल तो होगा ही, साथ ही साथ आपके जितने भी छात्र होंगे, आपसे जितने भी प्रशिक्षु, जितने भी छात्र आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसे आप कैसे पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी जैसे आप एडमिशन कराए, जैसे आप बीएड कोर्स करने का निर्णय लिए, तभी से जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वाहन कर रहे हैं। हम राम किंकर बैच के बारे में और जानते हैं, इनके लाइफ के बारे में हमें पता चलता है कि चित्र एवं मूर्ति सृजन में इनका एक विशेष योगदान था। एक बहुत ही मेहनती कलाकार थे। राम किंकर बैच जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त करके कला भवन के स्थायी सदस्य बन गए और बाद में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी बना दिए गए। यदि आप राम किंकर बैच की स्टोरी सुने, इनकी जीवनी पढ़े और देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी बंगाल से लिए कलाकार के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक चीज़ सब में हमें कॉमन दिखाई देती है, एक चीज़ हमें साधारण दिखाई देती है, और वो ये है कि सभी ने जैसे ही अपनी डिग्री, डिप्लोमा या कोर्स पूरा किए, कोर्स को पूरा करने के साथ ही या तो वे वहीं कला भवन में सदस्य बन गए, या वहाँ के शिक्षक बन गए, या वहाँ के प्राचार्य बन गए, या वहाँ के विभाग के अध्यक्ष बन गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कलाकार थे जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, इस वीडियो में बात कर रहे हैं, वो सभी क्या थे? अद्भुत थे। यानी कि कला में इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही अपना एक बेहतर भविष्य भी तय कर लिए, यानी कि वो फिर पढ़ाने के कार्य में जुट गए, जैसा कि आप सभी भी करने वाले हैं। मेरी आप सभी से उम्मीद भी है कि जैसे आपका 2 वर्षीय बीएड का कोर्स कंप्लीट होगा, आप सभी कहीं ना कहीं अध्यापन के कार्य में जुट जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। यानी कि आपका लगभग साल भर तो कंप्लीट हो चला है, 1 साल पूरा बाकी है। अभी आपने जो 1 साल जो समय दिया उसको छोड़ दीजिए। आप आज से इस वीडियो के देखने के बाद से अभी
आपके पास जो 1 साल बचा हुआ है, आप पूरा 1 साल पूरी तरह से बीएड को समर्पित कर देंगे। समर्पित करेंगे तो क्या होगा, तभी आप बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत ऐसे कलाकार थे, बहुत ऐसे लोग थे जिनकी कोर्स पूरा करने के बाद भी वो बाहर भटकते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनको जो समय मिलता है अपने कोर्स का संपादित करने के लिए, कोर्स को पढ़ने के लिए, उस टाइम वो मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, या फिर मेहनत करते हैं तो उनका ध्यान इतनी ज़्यादा जगहों पर बटा रहता है कि एक जगह वो फोकस नहीं कर पाते हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बाकी तैयारियां छोड़ दीजिए, आप वो भी तैयारी कीजिए, लेकिन 1 साल बाद, अभी आप आज से जो है इस वीडियो के देखने के बाद से जो टाइम आपको बचा है पूरी तरह से इस कोर्स को समर्पित कर दीजिए। फिर शायद आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी कि बीएड के साथ ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप एक बेहतर शिक्षक बन जाएंगे। तो ये कब संभव है? जब आप पूरे मन से, पूरे ध्यान लगा करके अपने कोर्स को संचालित करते हैं। आप सभी को जितने भी वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप उससे पढ़ाई कीजिए। और कहीं भी समस्या हो तो आप बेहिचक किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। सबका नंबर भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। यदि नंबर उपलब्ध नहीं है तो महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप नंबर ले सकते हैं। जिस विषय में समस्या हो, जिस क्वेश्चन में समस्या हो, आप बेहिचक किसी से भी संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे और रामकिंकर बैच के बारे में और जानते हैं और इनके कुछ मूर्तियों के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ इनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन सी कलाकृति कब बनाई और कहाँ बनाई। तो हमें याद आता है सन 1938 का समय, 1938 में उसने शांति निकेतन में खुले आकाश के नीचे, यानी कि ओपन फील्ड में बाहर, कैंपस के बाहर सीमेंट और करकट से संथाल परिवार नामक एक शिल्प का निर्माण किया, जो कि 427 सेंटीमीटर ऊंची है। इन्होंने क्या किया? 1938 ईस्वी में संथाल परिवार, ये आपको याद रखना है, कई बार ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया था। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है रामकिंकर बैच की, और वो मूर्ति है संथाल परिवार, संथाल फैमिली। संथाल फैमिली का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? आपको याद रखना है, संथाल परिवार का निर्माण रामकिंकर बैच के द्वारा किया गया है। ये मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? ये मूर्ति शांति निकेतन के खुले परिसर में स्थापित है। जब आप सब, यदि आप सभी शांति निकेतन कभी जाते हैं तो शांति निकेतन के यदि आप परिसर में घूमेंगे तो आपको शांति निकेतन के पूरे परिसर में लगभग मूर्तियां जो है रामकिंकर बैच के द्वारा ही बनाई गई है। आपको उनकी बनाई मूर्तियां वहाँ के परिसर में आपको दिख जाएगी। रामकिंकर बैच की यदि हम विषय की बात करें, टॉपिक की बात करें, तो रामकिंकर बैच के द्वारा श्रमिकों और मेहनतकश किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण हुआ है। उन्होंने क्या किया है? जो श्रमिक वर्ग थे, जो भी मेहनत करते थे, मेहनतकश किसान थे, उन्हीं का अंकन, उन्हीं का यथार्थ चित्रण जो है उन्होंने अपनी मूर्ति कला में दिखाया है। उनकी एक और ही बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है जो कि हम यहाँ उसके बारे में वर्णन करना चाहेंगे, और वो मूर्ति है यक्ष और यक्षिणी की। ये बहुत पॉपुलर मूर्ति है, ये भी कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। यक्ष यक्षिणी की जो है 24 फुट ऊंची मूर्ति है। ये दो मूर्ति है, एक यक्ष की है और एक मूर्ति यक्षिणी की है। यक्ष और यक्षिणी आप सभी साथ जानते होंगे, मौर्य काल के दरमियान यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ बहुत सारी प्राप्त हुई है। यदि आप सभी को याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि बिहार की मोनालिसा यक्षिणी की मूर्ति को कहा जाता है। यक्षिणी की मूर्ति जो है मौर्य काल में बनाई गई थी। मौर्य काल के दरमियान हमें बहुत सारे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर, उन्हीं से प्रेरित होकर के एक 24 फुट ऊंची 2 पत्थर की मूर्तियाँ रामकिंकर बैच के द्वारा बनाई गई, जो कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के
परिसर में स्थित है। यदि कभी आप लोग को दिल्ली जाना होगा या दिल्ली गए होंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने देखेंगे तो यक्ष और यक्षिणी की 24 फुट ऊंची 2 मूर्ति आपको मिलेगी। वो मूर्ति जो है रामकिंकर बैज के द्वारा बनाई गई है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि रामकिंकर बैज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के भी सानिध्य में रहा करते थे। उनके परिसर में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आना जाना लगा रहता था और उन्हीं के सानिध्य में सभी वहाँ के छात्र जो है ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार जो है रामकिंकर बैज ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट तैयार किया था, उनका व्यक्ति चित्र तैयार किए थे। जब टैगोर ने उस व्यक्ति चित्र को देखा, उस पोर्ट्रेट को देखा, तो उन्होंने रामकिंकर बैज से कहा था कि रामकिंकर पीछे पलट कर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। यानी कि उनका कथन ये था कि आपके अंदर इतनी कला है, इतनी आप कला में बेहतर योगदान दे सकते हैं कि आपको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद रामकिंकर आगे बढ़ते ही गए, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पीछे मुड़कर नहीं देखने का अर्थ यह है कि लगातार वो अपने कार्यों में आगे बढ़ते गए, कभी भी उन्होंने रुक कर नहीं देखा। यदि असफल भी हुए तो असफल को उन्होंने रोना नहीं शुरू किया, रोए नहीं, कभी कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, लगातार आगे बढ़ते गए और सफलता की सीढ़ियों पर वो चढ़ते गए। एक चीज़ हमें यहाँ रामकिंकर बैज के बारे में हमें पता चलता है, हमें दिखाई देता है कि उन्होंने कभी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं बनाई थी। यानी कि कलकत्ता में आप सभी जानते होंगे, कलकत्ता में जो है दुर्गा पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, दुर्गा माता की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और ये भी आप सभी जानते होंगे कलकत्ता में कलाकारों का घर है, कलाकार बहुत सारे हैं और लगभग सभी कलाकार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं। लेकिन रामकिंकर ने कहा है कि रामकिंकर कहते थे कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से पूर्व देवी देवताओं को मन में आसन दो। उनका कहना यह था कि यदि हम देवी देवता की मूर्ति यदि बना रहे हैं तो मूर्ति बनाने से पहले हमारे मन में उनका आसन होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, वो बोलते हैं कि वरना मूर्ति तो कलाकार सरस्वती का गढ़ता है और उसके मन में होता है राक्षस। यानी उनका कथन यह है कि आपके मन में जो विचार है वही विचार आपके सामने भी प्रकट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मूर्ति तो सरस्वती की बना रहे हैं और आपके मन में एक राक्षस बैठा हुआ है। तो जो आपके मन में है, जो आपके मन के अधीन है, वही कार्य आपको करना चाहिए। मन में जो भाव है वही भाव आपके कला में भी दिखे, वही भाव आपके व्यवहार में भी दिखे। यानी कि यदि आप किसी का आदर सत्कार करते हैं, यदि किसी का आप रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट आपको पूरे मन से करना है। ये नहीं कि आप मन में उसको गाली दे रहे हैं और बाहर से दिखावा देने के लिए आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। रामकिंकर बैज के द्वारा जो है यदि हम बात करते हैं तो इनकी जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, इन्होंने जितनी भी कला का निर्माण किया, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फिर वो मूर्ति कला हो, वो अधिकतर कलाकृतियाँ जो है ललित कला अकादमी के स्थायी संग्रह में संग्रहित है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और देश विदेश के अनेक निजी तथा सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहित है। यानी कि देश का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एकेडमी है, जिसको बोलते हैं ललित कला एकेडमी, उसके स्थायी संग्रह में आपके रामकिंकर बैज की मूर्तियाँ जो है, उनकी पेंटिंगें जो है संग्रहित की गई है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और देश विदेश के अनेकों निजी तथा सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहित की गई, यानी कि इकट्ठा की गई है। इनकी मृत्यु जैसे मैंने बताया था, इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1980 को हुई थी। जब भी हम रामकिंकर बैज के बारे में या किसी भी कलाकार के बारे में समाप्ति करते हैं तो समाप्ति हम करते हैं उनकी मृत्यु से। शुरुआत करेंगे जन्म से और समाप्त करेंगे मृत्यु पर। तो लास्ट में आपको लिखेंगे इनकी मृत्यु 1 अगस्त सन 1980 को हुई थी। तो इस वीडियो में हमने बंगाल शैली के कलाकार, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, समकालीन कलाकार रामकिंकर
बैच के बारे में जाना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, बंगाल शैली के ये अंतिम कलाकार के बारे में हम आज बात कर रहे थे। और अगले वीडियो में आपके और भी जो कलाकार हैं जो वर्तमान में उपलब्ध है, चाहे वो बिहार के हों या मध्य प्रदेश के हों, जो भी प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके बारे में भी हम वीडियो लेकर आएंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।